हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आ रहे हैं आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। जैसे कि आपको पता है, साइंस की किताब आपको चल रही है और साइंस का कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जा रहा है, कुछ बच्चों का ये छूटता जा रहा है। प्लीज उन बच्चों को सभी को जोड़ना शुरू करें जो हमारे साथ और तुम्हारे साथ इस यूपी बोर्ड की दौड़ में दौड़ना चाहते हैं और दौड़ कर भी उस नंबर 1 पोजीशन को पाना चाहते हैं जो हमसे मतलब किसी कारण से हमसे छूट जाता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, सभी को जोड़ने के लिए आपको तत्पर रहना है, बाकी सब हम जानते हैं। चलिए तो फिर पढ़ते हैं आगे बढ़ना। हमने आगे वाले चैप्टर पर हमने पढ़ा था पिछली बार, याद है आपको? क्या पढ़ा था शायद? क्या पढ़ा था? क्षार। क्षार के रासायनिक और भौतिक गुणों पढ़ो। अब उसी के बाद आता है एक नया टॉपिक जो सूचक के नाम से, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है सूचक। सूचक सूचक दिखाई दे रहा है आपको ना। और सूचक क्या होता है? इंग्लिश में अगर मैं बोलूं इसे इंडिकेटर। क्या समझ में आई? इंडिकेटर क्या मतलब है कि जब हम बाइक को मोड़ते हैं ना और उसकी पू पू बजती है, लाइट जो बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंडिकेटर। मतलब वो इंडेक्ट कर रहा है, हमें इशारा दे रहा है। यानी वे पदार्थ जो हमें इशारा देते हैं कि यहाँ पर हमें जाना है या यहाँ पर हमें पहुंचना है, यानी उस अंतिम बिंदु की बात करते हैं जहां पर वो हमें पहुंचना होता है। हमें इधर को मुड़ना तो हम इधर वाला इंडिकेटर देते हैं, वो कहता है कि जब तक तुम वहां नहीं पहुंचेगा इंडिकेटर चलता रहेगा, और वहां पहुंचते ही हम बंद कर देते हैं। यानी अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए जो इशारा दे या सूचना दे उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तो बेहद वही है। तो ये सूचक हमारे बाइक वाला मत समझना, ये विलेन वाला है। जब चलिए विलेन में तो सीधी सी बात है, जब किसी चलिए विलेन में यह लिख सकते हैं वे पदार्थ जिनका प्रयोग वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी विलेन में वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी विलयन के उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने में किया जाता है। अंतिम बिंदु को निर्धारित करने में किया जाता है। सूचक कहलाता है। ठीक समझ गए प्यारे बच्चों? उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को ही उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बेटे अभी हम पढ़ाएंगे। उदासीन का मतलब होता है ना तो हम ये काम करें ना हम ये काम करें, बिल्कुल ऐसी रहे नॉर्मल जैसे अब हम। यानी अगर आप सोचो किसी के बैंड बाजा बज रहा है और वहां पर सब लोग नाच रहे हैं और आप चुपचाप हो, ना तो रोने का मन कर रहा है ना हंसने का, तो वो होता है उदास। ठीक है ना तो हंसी में शामिल हो ना दुख में शामिल हो, वो अपने मगन में रहे तो उसे क्या कहेंगे? उदासीन। ठीक है ना। और उदासीन ही क्या होता है? हमारा अंतिम बिंदु होता है। तो अंतिम बिंदु को निर्धारित करने में किया गया जो प्रयोग पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं हम सूचक बोलते हैं बेटे। ठीक है ना। अब सूचक में एक बात आती है, ये होते हैं अम्लीय और क्षारीय सूचक क्या होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। इसी में ये बेटे इसको अलग लिखेंगे, यानी वे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में, यानी वे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग परिवर्तित करते हैं। उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहा जाता है। अम्ल क्षार सूचक कहा जाता है। मतलब सूचक तो ये है कि वो जिसके किसी विलयन के उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करेगा सूचक बोलेंगे। लेकिन अगर अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम उसमें अलग अलग रंग थे
अलग अलग रंग देता है तो उसको बोलते हैं हम बेटे अम्ल क्षार सूचक बोलते हैं। अब ये सूचक के प्रकार होते हैं तो देखते हैं बेटे। सूचक के प्रकार, सूचक दो प्रकार के होते हैं बेटे। अच्छा, इसको ऐसे ही थोड़ी बना लेंगे, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बहुविकल्पी में एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कौन सा होता है। सूचक होते हैं प्राकृतिक सूचक, और दूसरा होता है बेटे कृत्रिम सूचक। क्या होता है, प्राकृतिक सूचक तो है, कृत्रिम सूचक होता है। अब ये कृत्रिम की बात आती है, कृत्रिम होता क्या है बेटे, जो मनुष्य निर्मित करता है, जो भी पदार्थ प्रकृति से लेकर अपने द्वारा कुछ नई चीज बनाता है उसको हम कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है ना, एक हमारे प्राकृतिक में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, और उनको हम लेकर एक नई चीज तैयार कर देते हैं, उसको हमको क्या बोला जाता है, कृत्रिम बोला जाता है। ठीक है ना, प्राकृतिक सूचक मतलब जो प्रकृति में उपस्थित हो उन्हें हम कृत्रिम सूचक प्राकृतिक सूचक बोलते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं बेटे उनको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम सूचक बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण बेटे लिटमस होता है इसका, और लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी और हल्दी, ये हमारे प्राकृतिक सूचक है। ठीक है ना, कृत्रिम सूचक में आता है मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज, ठीक है ना, और एक आता है आपका फिनोलोक्थेनिन, फिनोलोफ, थैलिन। ठीक है ना बेटे, तो ये होते हैं, यानी सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। और कृत्रिम सूचक के प्राकृतिक सूचक के उदाहरण क्या है बेटे, लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है और हल्दी। ठीक, और कृत्रिम सूचक के उदाहरण क्या है, मैथिल ऑरेंज और फेनोलोक्थेनिन। चलिए बेटे, अब इससे आगे एक और आता है जिसे हम बोलते हैं गंधीय सूचक, और एक और आता है सांस्कृतिक सूचक, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो आता है हमारा एक अलग, इससे सूचक के प्रकार में ही है, तो आता है बेटे गंधीय सूचक या गंध सूचक। ठीक है ना, गंधीय सूचक, इसका मतलब आप समझ गए हो, नाम से ही पता चला गंध, यानी जो पदार्थ में सूंघ के हम सूंघ के पता करते हैं कि ये ऐसा है, तो उसको बोलते हैं हम गंधीय सूचक, यानी जो गंध के द्वारा सूचना देते हैं। यानी वे सूचक जो अम्ल और क्षार में अलग अलग गंध के द्वारा सूचना देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटे, गंधीय सूचक बोलते हैं। कैसे अभी बताते हैं आपको, यहां लिख सकते हैं वे सूचक जो अम्लीय है, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अम्लीय क्षारीय माध्यम में अलग 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 गंध के द्वारा पहचाने जाते हैं, गंध के द्वारा पहचाने जाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है ना मेरे बच्चों, जैसे उदाहरण वेनिला, प्याज और लौंग, ये गंध से अपनी गंध से ही पहचान देते हैं कि हम यहाँ पर हैं, तो ये ही कहलाते हैं आपके गंधीय सूचक। इसी के साथ आता है एक और सार्वत्रिक सूचक। सॉरी मेरे बच्चों,
सात्विक सूचक मतलब सभी जगह का सूचक। इसका मतलब ये होगा सभी जगह के होंगे तो मतलब सारे उठा के रखने पड़ेंगे हमें, सारे इधर वाले भी लाओ, उधर वाले लाओ, इधर लाओ, सब मिला दो। इसका मतलब ये हुआ जब इधर के लाए और इधर के लाए दो को मिला दिए, इधर का लाए तीसरे को मिला दिया, तो उससे कुछ ना कुछ स्पेशल वाली चीज बन गई। इसका मतलब ये हो गया बेटे, जब दो या दो से अधिक सूचकों को आपस में मिलाकर एक नया सूचक का मिश्रण तैयार किया जाता है, उसे बोलते हैं हम सात्विक सूचक। यानी बहुत सारे सूचकों को एक साथ मिला दिया जाए तो मिश्रण तैयार किया जाए, उसे क्या बोलेंगे हम सात्विक सूचक। मिलेंगे तो बेटे दो ही या दो से ज्यादा, तो वही परिभाषा है। जब दो या दो से अधिक, क्या बताया मैंने, जब दो या दो से अधिक सूचकों को आपस में मिला देते हैं, सूचकों को आपस में मिला देते हैं, उसका एक मिश्रण तैयार होता है, उसे बोलते हैं सात्विक सूचक। ठीक है, चलती है, लिखते हैं इसी बात को, लिखेंगे जब दो या दो से अधिक सूचकों को मिलाकर ऐसा मिश्रण तैयार करते हैं, सूचकों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करते हैं, एक मिश्रण, सूचकों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, ऐसा लिख देंगे बेटे, बनाया जाता है, जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के सापेक्ष अलग अलग रंग देते हैं, अलग अलग रंग देते हैं, सात्विक सूचक, सूचक या सर्वव्यापी सूचक कहलाते हैं। समझ गया प्यारे बच्चों, यानी जब दो या दो से अधिक सूचकों को मिलाएंगे उसका मिश्रण तैयार होगा, वो हमारे हाइड्रोजन के सापेक्ष अपना अलग अलग होंगे। सापेक्ष का मतलब होता है हमारे प्रति, यानी हमें देख के अपने उसी भाषा में बात करें जैसा हम चाहते हैं। सापेक्ष का मतलब ये होता है, बेटे समझ में आती है ना, कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण के सापेक्ष अलग अलग सूचक। अब यहाँ पर हमें एक बात समझ में नहीं आई कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है, ये वाली बात है ना, तो अभी समझाते हैं बेटे इसको भी, तो इसके स्क्रीनशॉट लें, अभी आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण में पूछते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटे हो गया पूरा, तो चलते हैं आगे, रफ कर देना। चलिए बहुत ही प्यारे बच्चों, अच्छी बात है। तो बेटे अब आता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है। अच्छा बेटे मुझे पता हो तुम कि जब हम चाय लाते हैं, तो मानो कि हमने 1 किलो मतलब चाय बनाते हैं ना, आपने देखा होगा 1 कप चाय में हम क्या मिलाते हैं बता दो, चीनी मिलाते हैं। कितनी चीनी मिला सकते हैं 1 कप चाय में, मिला सकते हो 3 किलो नहीं मिला सकते, बात समझ में आ गई ना हमें। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे हम जितनी निश्चित मात्रा में किसी मात्रा को मिला देते हैं, निश्चित मात्रा में किसी निश्चित मात्रा को मिला देते हैं, तो उसको हम सांद्रण बोलते हैं। यानी सांद्रण का मतलब यह उसकी मात्रा को सांद्रण बोला जाता है। यानी कोई मात्रा हमने मिला दी, माना कि जब है 1 लीटर दूध है, उसमें हम चीनी कितनी डाल सकते हैं यहाँ पे बताइए। हो सकता है हम 200 ग्राम चीनी डाल दें, 200 ग्राम में चीनी भी बहुत मीठा कर, ठीक है ना। तो 200 ग्राम चीनी यानी 1 लीटर दूध में 200 ग्राम चीनी का सांद्रण है, ये समझ में आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर विलयन लें और उसमें जितने H+ आयन होंगे उनकी मात्रा कौन के बोलेंगे हाइड्रोजन सांद्रण। किसमें होता है 1 लीटर विलयन में H+ आयन की मात्रा, 1 लीटर विलयन में H+ आयन की मात्रा ही क्या कहलाती है हाइड्रोजन सांद्रण कहलाते हैं। अब ये आयन क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आयन क्या होते हैं। क्या होते हैं बेटे, यदि किसी तत्वों पर उन पे प्लस या माइनस का निशान है तो उसे क्या बोलते हैं आयन बोलते हैं। समझ में आ गई, तो लिखते हैं बेटे, यानी किसी जलीय विलयन में
किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, उपस्थित हाइड्रोजन आयन की ग्राम प्रति लीटर, आयन की ग्राम अणु प्रति लीटर, ग्राम अणु प्रति लीटर, लीटर मात्रा ही उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? इससे बेटे हाइड्रोजन आयन को मैंने बताया, हाइड्रोजन पे क्या निशान आता है? प्लस का। अगर इसे हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर दें तो बड़े ब्रैकेट को ही हम बोलते हैं सांद्रण। इसे H प्लस बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना? यदि H प्लस हाइड्रोजन आयन सांद्रण की मात्रा 1 × 10⁻⁷ होती है तो वह विलयन उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन। अब ये सारी बातें हम करेंगे पीएच मान पर। ठीक है ना? तो यहां से पता चलता है कि हाइड्रोजन सांद्रण क्या हुआ, तो आपने पता सूचक पढ़ा, सूचक के प्रकार पढ़े और सूचक में जो भी अलग अलग थे, गंधीय और सात्विक सूचक, उसको पढ़ने पर हमें महसूस हुआ कि इसको हुआ। अब हाइड्रोजन सांद्रण चलता है तो यहीं से हमारा एक उत्पन्न हो जाता है पीएच मान, यानी हाइड्रोजन आयन कैसे नापे, जलीय विलयन में कैसे नापते हैं, तो उसका मान आता है आपका पीएच मान या पीएच स्केल। तो ये हमारे सरेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये इसी से चर्चा बाद में करते हैं क्योंकि टॉपिक चेंज हो रहा है। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसका टॉपिक रहेगा पीएच स्केल। ठीक है ना? तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, जबरदस्त करते रहे मेहनत। जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे नोट्स बनाइएगा। नोट्स नहीं बनते तो वीडियो को 2 बार देखिए। मैंने कहा 2 बार देखने के बाद तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाइड्रोजन समझना भी है इसको एक बार समझ लिया, दूसरी बार देखो समझ में आ गया होगा। जल में उपस्थित H प्लस आयन की मात्रा हो गया, जल में उपस्थित, और कितने होनी चाहिए? 1 लीटर में। तो याद हो गया, जल के 1 लीटर में उपस्थित H प्लस आयन की मात्रा ही क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। ठीक है ना बेटे प्यारे बच्चों? तो चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय।